कहीं रोशनी को देखा है? पार्ट 1। कहीं रोशनी को देखा है क्या? यह जो आदमी देख रहे हैं ना आप, यह सोया नहीं हो। हालांकि दूर से देखने पर ऐसा ही लग रहा है, निकट से देखो तब भी शायद ऐसा ही लगेगा। इसका मुंह खुला हुआ है। बहुत से आदमियों का मुंह सोते हुए खुल जाता है। सांस धीमे धीमे चल रही है, बिना किसी उत्तेजना के। बिल्कुल निश्चेत है ये सभी लक्षण नींद में डूबे किसी व्यक्ति के। लेकिन इसके निकट जाकर देखिए, आप इसकी आंखें खुली हैं, आराम से लेटकर किसी विषय पर गहराई से मनन करते व्यक्ति की तरह। जब तक आप इसके निकट जाकर कोई आहट नहीं करेंगे या इसका नाम नहीं पुकारेंगे, तब तक यह आपकी ओर देखेगा भी नहीं। यूं ही लेटा रहेगा, निष्क्रिय, बिल्कुल स्थिर। इसका मतलब यह हुआ कि यह जागा भी नहीं रहा। जागृत होने का कोई भी लक्षण आप यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। पड़ गए ना अभी उलझन में? छोड़िए, क्या ज़रूरत है आपको उलझन में पड़ने की। वास्तविकता तो यह है कि यह न तो सो रहा है और न ही जाग रहा है। थोड़ा धीरज से काम लें आप, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा तो यहाँ तक का कहना है कि यह व्यक्ति न तो जिंदा है और न ही मुर्दा। जिंदा होने के भौतिक लक्षण तो इसमें हैं, पर भावात्मक लक्षण जो किसी इंसान को जिंदा दिल बनाते हैं, एक भी नहीं। मुझे मालूम है कि इसकी आंखों के सपने मर चुके हैं, परंतु इसे मुर्दा कहूँ भी तो कैसे कहूँ। देखिए ना, यह आदमी गली की ओर मुंह किए अपने नोहरे में लेटा है। आंखें खुली हैं इसकी। ठीक इसकी आंखों के सामने से अंधेरा चुपचाप इस नोहरे में घुसा है और देखते ही देखते नोहरे से होकर भीतर बने इसके घर में फैल गया है। सब चीज़ों पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। हर रोज़ ऐसा ही होता है। अंधेरा दबे पांव अंदर घुसता है और फिर सवेरा होने पर बाहर निकल जाता है। किसी भयानक सांप की तरह छिप जाता है यहाँ वहाँ। शाम होते ही वह फिर प्रकट हो जाता है, जबकि एक और अंधेरा यहाँ आ घुसता है। मैंने कहा ना, उसे मुर्दा भी नहीं कहा जा सकता। यदि इसकी पत्नी, जो कि भीतर बने घर के ऊपरी भाग में अपनी छिलंगा चारपाई पर पड़ी अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहा रही हो, या फिर अपना और अपने पति का पेट भरने के लिए खिचड़ी या दलिया बना रही हो, नीचे आकर इसे आवाज़ देगी या गली में से निकलता कोई आदमी इसे यूँ पड़ा देखकर पुकार उठेगा कि ताऊ जी ठीक से हो कि नहीं, तो यह एकदम से चारपाई पर उठ बैठेगा और ऊंची आवाज़ में पूछ बैठेगा, अरे भाई कड़ी रोशनी देखी सके? मतलब कहीं रोशनी को देखा है क्या? रोशनी इसी व्यक्ति की एक बेटी थी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब वह इस दुनिया में है या नहीं, इसे नहीं मालूम। एक दिन सुबह सूरज चढ़ने पर जब यह व्यक्ति चारपाई से ने उठा था, तो छत के ऊपर से इसकी पत्नी ने नीचे आकर इसे झंझोड़ते हुए उठाकर पूछा था, रोशनी के बापू, रोशनी घर में नहीं है, तूने उसे बाहर से जाते हुए देखा है क्या? कुछ कह कर गई है क्या? पता नहीं क्यों आज मेरी ये मरी आंखें क्यों नहीं खुली। बराबर वाली छत से पड़ोसी यदि लस्सी नहीं मांगती तो मैं भी यूं ही सोई रहती। यहाँ आकर देखा तो तू भी सोया पड़ा है। दोनों बेटे भी अभी तक सोए हुए हैं। चल उठ, जल्दी कर, रोशनी को देख कर आ। जवान छोकरी
पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। वह आंखें मलता हुआ पत्नी की बात सुन रहा था। उसकी खाट नोहरे के दरवाजे के ठीक बीच में बिछी हुई थी। कुत्ता या बिल्ली भी उसकी चारपाई के पास से निकलता तो उसे मालूम पड़ जाता, और आज रोशनी उसके पास से कैसे निकल गई उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह जाएगी भी कहाँ? उसकी बेटी तो बहुत अच्छी लड़की है, ज़रूर कोई अनहोनी हुई है। ऐसा सोचते हुए उसने पड़ोसियों से यहाँ जाकर रोशनी के विषय में पूछताछ की तो सभी ने अंधीरता जाहिर की। पत्नी ने इसे सलाह दी कि वह रोशनी को ढूंढने के लिए दूसरी पट्टी में रामेश्वर फौजी के यहाँ जरूर जाए और इसी वक्त जाए। फौजी ब्राह्मण था और उसकी पत्नी इसकी घरवाली की ही गांव की थी। इस नाते दोनों में बहनपना था। फौजी तो बीमार होकर 2 साल पहले मर गया था, पर फौजी की घरवाली तथा उसका बेटा इनके घर बराबर आते जाते रहते थे। रोशनी तथा उसकी माँ फौजी के यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन आया जाया करती। फौजी का बेटा शेखर रोशनी की ही उम्र का था। दोनों ने एक साथ गांव के ही स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दोनों एक दूसरे को भाई बहन कहा करते थे। राखी वाले दिन रोशनी शेखर को राखी बांधना नहीं भूलती थी, इसलिए संभावना थी कि रोशनी फौजी के घर चली गई होगी। पशु भूखे खड़े थे, वे रंभा रहे थे। गाय भैंसों के बच्चे दूध पीने के लिए हकुला रहे थे। व्यक्ति ने पत्नी को पशुओं को चारा डालने तथा दूध दूहने की बात कहकर खुद को फौजी के घर की ओर धकेल दी। वह 30 कदमों से फौजी के यहाँ पहुंचा। दोनों के घरों के बीच 1 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला था। गांव भी तो काफ़ी बड़ा था ना। फौजी इनके घर में ही नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने व्यक्ति को चाय पीने तथा बैठने के लिए कहा। रोशनी के विषय में पूछे जाने पर उसने बताया कि इधर तो वह आई नहीं। वह उल्टे पांव घर लौट आया। रोशनी जब तक भी घर नहीं लौटी थी, तब तक रोशनी के दोनों भाई के द्वारा जगाए जाने पर उठ खड़े हुए थे। बड़े वाला 10 जमात पास करके पुलिस की नौकरी में तलाश में था। साथ ही पिता के साथ खेती का काम भी देख रहा था। अभी अभी उसने एक एजेंसी से किश्तों में ट्रैक्टर भी निकलवाया था। उसकी सगाई हो चुकी थी। सर्दी के मौसम में ब्याह होना था। उससे छोटा कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए वह प्रतिदिन शहर जाता था। पिता के घर लौटने से पहले कॉलेज में पढ़ने वाला वह लड़का जब अलमारी में कोई चीज़ ढूंढने के लिए उसमें झांका तो रोशनी के पुराने स्कूल बैग के ऊपर किसी प्रकार की गोलियों वाला पत्ता रखा हुआ देखा। सोचा कि ये गोलियां सर दर्द की होगी, पर वे गोलियां तो बहुत छोटी थी। उसने जिज्ञासावश वह पत्ता उठा लिया। पत्ते पर लिखा हुआ था डिज़ीपाम। किसी रिश्तेदार के अस्पताल में भर्ती होने पर वहाँ उसने डिज़ीपाम टैबलेट्स देखी थी। रिश्तेदार को तब नींद न आने की शिकायत थी। तब उसने डॉक्टर से गोलियों के विषय में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि वे गोली नींद के लिए ही दी जाती हैं ताकि नींद आ सके। उस पत्ते में से 5 गोलियां निकली हुई थी। उनकी माँ तो समझ नहीं पाई थी, और दोनों भाई समझ गए थे कि पूरे परिवार का देर तक सोने का कारण वे नींद की गोलियां ही थी। रोशनी ने वे गोलियां उन्हें दूध में पिलाकर दी थी। पूरा परिवार रात में सोने से पहले एक एक गिलास गर्म दूध
पीने का आदी था। व्यक्ति को यह सब उसके बेटों ने समझाया तो उसका मन इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। रोशनी भला ऐसा क्यों करेगी? परिवार के लोग उसे बेहद प्यार करते थे। फिर भी यदि उसने ऐसा किया तो किसके कहने पर किया? वह गई कहाँ? कभी किसी ने उसे डांटा तक नहीं था। दोनों भाई भी अपने माँ बाप की तरह उसे बेहद प्यार करते थे। फिर रोशनी गई कहाँ? धरती निगल गई क्या उसे? नींद की गोलियां का भेद खुलने पर रोशनी की माँ दौड़कर ऊपर चौबारे में गई थी। वहां उसके संदूक में 50,000 रुपये रखे थे। रुपयों का मोटा हिसाब किताब रोशनी ही रखती थी। माँ बाप के कहने पर भाइयों को भी रुपए वही देती थी। वे रोशनी पर ही ज्यादा विश्वास करते थे। लड़के तो पैसा बर्बाद के चक्कर में रहते थे, चोरी भी कर सकते हैं, उनका ऐसा मानना था। लेकिन लड़की अर्थात रोशनी ऐसा कभी नहीं करेगी। 30,000 रुपये एक दिन पहले ही पिता ने उसे दिए थे। आड़ती के यहाँ से हिसाब किताब करके लाया था। वह 20,000 का जोटा बिका था नगद एक दिन पहले। पैसा संदूक में रखती थी रोशनी की माँ। रोशनी ने ही गिनकर माँ को बताया था कि पूरे 50,000 रुपये रखे हैं घर में। अब पैसे संदूक में नहीं थे। संदूक में रखी हर चीज बाहर पटक दी रोशनी की माँ ने। रुपए वहां होते तो दिखते। दोपहर को फौजी वहां आ गई। शरीफ औरत थी, सीधी सादी। आते ही उसने रोशनी की माँ से रोशनी के विषय में पूछा। इस बात पर चिंता एवं दुख भी जताया। यह भी बताया कि जब से खुद उसकी अपनी बेटी ब्याह के बाद ससुराल गई है तब से वह तो रोशनी को ही अपनी बेटी मानती आई है। रोशनी भी उसे अपनी माँ की तरह ही चाहती है। स्कूल की आधी छुट्टी में तो रोशनी लगभग हर रोज ही उसके पास आ जाती थी। शेखर और वह दोनों मिलकर उसके पांव दबाने लगते थे। तब वह खेत से चारा लेकर आया करती थी। उसने भी भैंस रखी हुई थी घर में दूध के लिए। सिर पर घास लाना पड़ता था उसे। कई बार दोपहर में रोटी नहीं बनी होती तो खुद रोशनी रोटी बनाती। शेखर तथा उसे खिलाती, खुद खाती। इस तरह की सारी बात बताकर फौजी ने चुपके से कहा, क्या बताऊं बहन, आज तो शेखर भी अभी तक नहीं घर आया है। जाने कहाँ चला गया है। 2 दिन पहले ही कहीं बाहर नौकरी करने की बात तो कह रहा था किसी कारखाने में। मैंने उसे पहले कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने की बात कहकर चुप करा दिया था। कल मैं बैंक से 2 महीने की पेंशन भी लाई थी, पूरे 10,000 रुपये। वे भी अलमारी में नहीं मिले। क्या करूं क्या ना करूं। फौजी ने माथे पर हाथ रख लिया था। 2 बूंद आंसू उसकी पलकों पर आकर अटक गए थे। उस भोली औरत के दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई थी कि शेखर और रोशनी दोनों कहीं भाग गए। जरूर उनके बीच इश्क विश्क चल रहा होगा। अक्सर जो मिल रहा था उन्हें ऐसा करने का। पर रोशनी की माँ के दिमाग में यह बात आते देर नहीं लगी। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी उसके सामने। रात में निकली कैसे वह? पिता की चारपाई के ऊपर से नहीं निकल सकती थी। नोहरे का एक किवाड़ बंद करके राह में चारपाई बिछा लेता था। जरा सी भी जगह नहीं बचती थी वहां। लड़का ने इस बात का भी पता लगा लिया। उनके घर के पीछे
पड़ोसी का बाड़ा था। उसने वहाँ तोड़े का कूप बांधा था। बहुत रात में कूप तो पूरा हो गया था, पर वे लोग सीढ़ी वहीं पर छोड़ गए थे। कई दिनों से वह सीढ़ी वहीं थी। उस वक्त भी वह सीढ़ी उनके घर से सटी हुई थी। मुंडेर पकड़कर आराम से सीढ़ी के सहारे वहां से नीचे उतरा जा सकता था। रोशनी अवश्य ही वहां से नीचे उतरी होगी। रोशनी की मां ने फौजिन को समझाया, देख बहन, ऐसा लगता है कि रोशनी और शेखर कहीं भाग गए हैं, मगर यह बात किसी को मत बताना। चुपके चुपके तेरी रिश्तेदारी में पता कर ले कि वे कहाँ हैं। फिर हम उन दोनों को समझा बुझाकर घर ले आएंगे। इज्जत रह जाएगी। घर आते ही शादी करा देंगे। जल्दी कर, रिश्तेदारी में पता कर। मामा के यहाँ तो रिश्तेदार शेखर नहीं जाएगा। मेरे भाई भी तो वही हैं, रोशनी को पहचान लेंगे। या तो वे दोनों तुम्हारी लड़की के पास हैं या किसी और रिश्तेदारी में। एक बात याद रख, आज तक तो हम दोनों बहनें हैं। शेखर मेरी बेटी को बहू बनाकर तुम्हारे घर में नहीं रख सकेगा। उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे मेरे बेटे। गांव की गांव में यह कुकर्म नहीं चलेगा, समझी? जा जल्दी कर। फौजिन मन ही मन कांप उठी। यदि ऐसा है तो ये लोग सचमुच में ही शेखर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक बेटा उसकी जिंदगी का सहारा है, कैसे कत्ल होंगे देखेगी वह से। वह खुद फांसी लगाकर मर जाएगी ऐसा होने से पहले। पर शेखर ऐसा करेगा क्यों? क्या पता है शेखर को रोशनी ही भगा ले गई हो। उसका बेटा तो गऊ जैसा सीधा साधा है। जरूर रोशनी ने ही उसे बिगाड़ा है। 2-4 महीने से वह देख रही थी कि रोशनी का श्रृंगार बढ़ता ही जा रहा है। जब भी वह उसे देखती उसकी आंखें अंजी हुई होती। रोशनी की आंखें बहुत बड़ी थी, पर आंजने पर तो वे और भी बड़े लगने लगे। इतनी बड़ी कि कोई भी नर यदि उनकी और एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। उसे पता ही न चले कि कब वह उन आंखों में डूब कर अपना होश ही खो चुका है। वह यह सब सोचते हुए अपने घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अब यह सब जानने सोचने का तो कोई फायदा ही नहीं था। अब तो रोशनी खुद मरे न मरे, लेकिन उसके बेटे को जरूर मरवा देगी। भय की ठंडी तीखी सिरहन चोटी से सिर तक होती हुई छाती में से होती हुई उसके कदमों तक पहुंच गई। वह संभल गई, नहीं तो गिर पड़ गई। घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी बाईं आंख फड़कने लगी थी। यह भी एक अशुभ लक्षण था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि उसके बेटे को इस आपदा से बचा ले। उसका दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। घर पहुंचने से पहले ही वह निर्णय कर चुकी थी कि वह आज ही और अभी अपनी ननद के यहाँ जाएगी। शेखर रोशनी को लेकर वहाँ पहुँच सकता है जहाँ ननद रहती है। वह गांव काफ़ी दूर है, ब्राह्मणों का गांव है। ये लोग वहाँ जाएंगे ही नहीं। गए भी तो शेखर को कुछ नहीं कह सकेंगे। रोशनी को भले ही वहाँ से ले आए। फौजी ने अपने एक पड़ोसिन के जिम्मे अपनी भैंस छोड़ी और बहाना बनाया कि उसकी बेटी बीमार है। उससे मिलते ही वह कल सुबह तक घर लौट आएगी। जब वह ननद के वहाँ पहुँची तो रात हो चुकी थी, पर शेखर और रोशनी वहाँ नहीं थे। तो कहाँ गए होंगे वे? उसके ननदोई ने उसे बताया कि अवश्य ही वे दोनों किसी बड़े शहर में किसी होटल में कमरा लेकर रह रहे होंगे। पैसा खत्म होते ही वे किसी रिश्तेदार के यहाँ आएंगे। यदि वे उनका
उनके यहाँ आए तो वह सब संभाल लेगा। शेखर को यही रख लेगा और रोशनी को समझा बुझाकर उसके घर पहुंचा देगा। फौजीन का साहस बढ़ाते हुए उसने कहा कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। नंदोई ने ही तब टेलीफोन के द्वारा फौजीन की बेटी को इस घटना से अवगत करा दिया। बेटी और दामाद तुरंत वहां से चल पड़े। फौजीन जब तक गांव लौटती वे भी वहां पहुंच चुके थे। इस बार फौजीन खुद रोशनी के घर यह सब बताने के लिए नहीं गई। दामाद अगले दिन अपने घर लौट गया, जबकि बेटी माँ का साथ देने के लिए घर पर ही रह गई। उधर रोशनी को लेकर उसका पूरा परिवार परेशान था, परंतु यह व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान था। इतना परेशान कि उसका दिमाग ही फटने को हो आया था। वह बेटों से ज़्यादा प्यार करता था रोशनी से। रोशनी उसके लिए आंखों का तारा नहीं, आंखों की तारिका थी। हालांकि वह अनपढ़ था और इस तरह के मुहावरों का अर्थ नहीं जानता था। जानता होता तो वह रोशनी को अपनी आंखों का तारिका, अपनी आंखों की बिनाई बतलाता। रोशनी के पैदा होने पर वही सबसे ज़्यादा खुश हुआ था। तब तक उसने अपनी आंखों से रोशनी को नहीं देख लिया था, तब तक उसका दिल धक धक करता रहता था। कहीं उसकी बेटी भी अपनी माँ की तरह काली कुलूटी ही ना हो। हालांकि बेटे तो खुद उस पर गए थे गेहूँ रंग के। बेटी का क्या पता, हो सकता है माँ पर चली जाए। बेटी को देखते ही उसे लगा था प्रभु ने उसकी सुनी ली। वह माँ पर न जाकर दुर्गा माता या पार्वती माता पर गई है। एकदम गोरी चिट्टी चांदनी जैसी, दूध में नहाई हुई। सूत काटने के लिए तैयार की गई उन्नी की तरह कोमल। खुशी से सराबोर होते हुए खुद ही नाम रख दिया था इस व्यक्ति ने उस बच्ची का, रोशनी। जिस कमरे में या जहाँ भी चली जाएगी रोशनी, वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। गोद में खिलाते हुए या कंधे पर बैठाकर गांव की गलियों में रोशनी को घुमाते हुए कहा करता था यह व्यक्ति। वैसे रोशनी की माँ को रोशनी का जन्म लेना अच्छा नहीं लगा था। अनचाही औलाद कहा करती थी शुरू शुरू में उसे वह। दोनों बेटे बहुत थे उसके पास, तीसरी संतान की जरूरत ही नहीं थी। पर बाद में पति की देखा देखी वह भी उसे चाहने लगी थी। बड़े चाव से स्कूल में दाखिल करवाया था पिता ने रोशनी को। मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते रोशनी जवान दिखने लगी थी। भरा पूरा शरीर था उसका। नाते रिश्ते के लोग जब रोशनी को देखते तो इस व्यक्ति को सलाह दिए बिना नहीं रहते। देख भाई, ज़माना ख़राब है, लड़की जवान हो रही है, ब्याह कर दे इसका। परंतु इस व्यक्ति का एक ही तर्क होता था कि लड़कियों के लिए तो ज़माना हमेशा ही ख़राब रहा है। गांव में ही 12वीं तक पढ़ने की व्यवस्था है। वह अपनी बेटी को वहाँ तक तो पढ़ने की छूट देगा ही। बेटी जितनी सुंदर है उसका भाग्य भी उतना ही बढ़िया निकलेगा। हो सकता है पढ़ लिख कर वह अफसर बन जाए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि रोशनी ही उसके लिए दुर्भाग्य का अंधेरा लेकर आए। उस दिन जब शाम तक भी रोशनी घर पर नहीं लौटी तो यह व्यक्ति नोहरे के पीछे बनी कोठरी में घुस गया। उसमें दिन में भी अंधेरा रहता था। वहाँ घुसकर अंधेरे में बैठ गया। बड़ी शर्म आई थी उसे। लोग क्या कहेंगे कि उसकी बेटी भाग गई।
भाग गई धर्म सिंह की बेटी। धर्म सिंह की बेटी भाग गई। इस तरह की आवाज़ें उसके कानों में अपने आप गूंजने लगी। इनका शोर इतना बड़ा था कि उसे उस अंधेरी कोठरी में घुसना पड़ा। हालांकि उस दिन शाम तक यह आवाज़ गांव के किसी भी कोने से नहीं उठी थी। उसके अपने ही दिमाग में कोई टेप रिकॉर्डर चालू हो गया था जो बेसुरी आवाज़ में निरंतर बजे जा रहा था। इस व्यक्ति का, जी हाँ, धर्म सिंह नाम है इस व्यक्ति का। यही है रोशनी का पिता। धर्म सिंह को उस अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे महसूस हुआ कि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं होते, मुंह भी होते हैं। अगली सुबह तक हर घर की दीवार दूसरे घर की दीवार के कान में फुसफुसा रही थी कि धर्म सिंह की बेटी भाग गई। उसे भगाने वाले का नाम है शेखर, जो कि रांट ब्राह्मणी का बेटा है। तरह तरह के किस्से हवा में उड़ने हैं। धर्म सिंह की पत्नी तथा उसके बेटों ने उसे खूब समझाया कि वह बाहर निकलकर नौरे में बैठे, पर वह नहीं माना। वह ऐसे अंदर घुसा कि अंदर ही रह गया। सब कोशिशें बेकार गई। बेटों ने पिता को खून का विश्वास दिलाया कि वे रोशनी को भगाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, रोशनी को घर ला कर ही रहेंगे। पर धर्म सिंह पागलों की तरह बेटों का मुंह ताकता रहा, बोलता कुछ नहीं। उस पट्टी में सभी घर एक विशेष जाति के थे जो खुद को चौधरी कहना पसंद करते थे। उन सभी का मानना था कि ब्राह्मण के लड़के शेखर ने रोशनी को भगाकर केवल धर्म सिंह का ही अपमान नहीं किया, पूरी पट्टी की मूंछों पर हाथ डाला है। खुद शेखर की पट्टी में रहने वाले चौधरियों को भी ऐसा ही विचार था, पर वे अभी चुप थे। धर्म सिंह की पट्टी के सभी बड़े बूढ़े उसके नौरे में इकट्ठा हो गए। उसके बेटों ने हुक्के पानी के साथ उनका स्वागत किया, चाय भी बनवा दी। वे सभी धर्म सिंह को साथ लेकर फौजिन के घर जाना चाहते थे, पंचायत के रूप में, पर उनकी एक नहीं सुनी उसने। लोगों ने सोचा कि अभी वह शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहा है, 2-4 दिन में खुद निकल आएगा। वे सब एक पंचायत के रूप में फौजिन के यहाँ चले गए। जाते जाते साथ में फौजिन की पट्टी के बड़े बड़े चौधरी और ब्राह्मणों को भी साथ लेकर। योजना के अनुसार उन लोगों ने एक बूढ़े ब्राह्मण से कहा कि वह पंचायत की तरफ से फौजिन को समझा दे। ब्राह्मण को जैसा कहने के लिए कहा गया था उसने वह कह दिया। बहू रानी, तुम्हारे बेटे ने रोशनी को भगाया है, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हें यह भी पता है कि वे कहाँ हैं। गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, रोशनी तुम्हारी भी बेटी है। ऐसा कर, रोशनी को यहाँ लाकर चुपचाप उसके माँ बाप को सौंप दे। तुम्हारे बेटे को माफ़ कर दिया जाएगा। बस एक शर्त रहेगी कि अब इस गांव में न घुसे। फौजिन भयभीत तो थी ही, हाथ जोड़कर बोली, राम की बात सिर माथे पर भगवान की सौगंध, मुझे मालूम नहीं कि शेखर कहाँ है। रोशनी भी उसके साथ है कि नहीं मालूम नहीं। यदि वे मेरे किसी रिश्तेदार में होंगे तो मैं रोशनी को जरूर ले आऊंगी। इतना कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। धर्म सिंह की पट्टी का एक जवान छोकरा जो खुद को गांव का सबसे ताकतवर आदमी समझता था, अचानक उठकर बोला, फौजिन, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। चुपचाप रोशनी को लाकर हमें सौंप दे, नहीं तो तेरी और तेरे रिश्तेदारों तक की लाशें बिछा दी जाएंगी। और इस पट्टी के ब्राह्मण भी सुन ले, यदि रोशनी हमें वापस नहीं मिली
तो तुम्हारी जवान लड़कियों को हमारे लड़के तुम्हारे घरों से उठाकर ले जाएंगे। यह सब वहां बैठे ब्राह्मणों को भीतर तक कंपा गया। वे तो पहले से ही भुखभोगी थे। उनकी कई लड़कियों की इज्जत चौधरियों के बदमाश छोकरों ने लूट ली थी। एक दो लड़कियों पर सामूहिक बलात्कार भी हो चुका था, पर हर मामले को इज्जत की रक्षा के नाम पर दबा दिया गया। किसी ब्राह्मण को डरा धमकाकर तो किसी को कुछ दे दिलाकर चुप करा दिया। किसी ने अपनी बेटी को गोली खिलाकर मार डाला, तो किसी ने अंधे काने के साथ अपनी बेटी को ब्याह कर उसे घर से बाहर धकेल दिया। और आज तो उस दबंग लड़के ने खुले रूप में ऐसा करने की घोषणा ही कर डाली थी। ब्राह्मण ने बोलना चाहा और अपने आप में समस्या कर रह गए। बात को बिगड़ने से बचाने के लिए बूढ़े चौधरियों ने उस दबंग को डांटते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए। ब्राह्मण पूजनीय हैं और रहेंगे। चल भाग यहाँ से, आइंदा पंचायत में न आना। फिर उसी बूढ़े ने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा, माफ करना ब्राह्मण देवताओं, आपके बिना हम सब कुछ नहीं है। जो कुछ है सो आप लोग हैं। लड़का बेवकूफ़ है। आखिर में पंचायत उठ गई। फौजिन को 3 दिन का समय दिया गया। इन 3 दिनों के भीतर उसे रोशनी को ढूंढ कर लाना था। यदि 3 दिनों के भीतर वह उसे उसके माता पिता को नहीं सौंप पाई, तो भविष्य में तो जो भी घटनाएं घटेंगी उसके लिए वही जिम्मेवार होगी। शेखर भविष्य में कभी भी गांव में घुस नहीं पाएगा। पंचायत यह मानने को तैयार नहीं थी कि फौजिन को रोशनी और शेखर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गांव के कुछ समझदार और निष्पक्ष लोगों का मानना था कि चौधरियों द्वारा पंचायत का आयोजन तथा दबंग लड़के द्वारा दी गई धमकी सब कुछ पहले से सोची समझी गई नीति का परिणाम था। उस दबंग युवक को अपनी लीडरी चमकाने का सही मौका मिल गया। वैसे उसने अपने पास प्रदेश में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल तथा मजबूत विपक्षी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। वह इस ताक में था कि दोनों दलों में से किसी में भी उसे कोई महत्वपूर्ण पद मिल जाए, ताकि भविष्य में वह विधानसभा का चुनाव लड़ सके। गांव के लोग उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक कि उसकी अपनी जाति के लोगों की नज़रों में भी वह एक घटिया किस्म का आदमी था। उसने बड़ी चतुराई के साथ शेखर रोशनी वाले मामले को जाति की इज्जत से जोड़ दिया था। इस जाति के लोगों का गांव में बहुमत तो था ही, सरपंच, पंच तथा नंबरदार भी उनके ही थे। गांव की खेती की लगभग सारी जमीन इन लोगों के पास ही थी। उसने इस मामले को जाति की इज्जत बनाकर गांव की इज्जत बना डाला। लोग उसके साथ लग गए। वैसे वह धर्म सिंह पट्टी का ही निवासी था। उसने अपनी पट्टी के चुने हुए युवकों को इकट्ठा किया। उनकी मीटिंग आधी रात के वक्त धर्म सिंह के नौहरे में हुई। दरवाज़ा बंद था। कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी। सभी युवकों ने लोटे में नमक डालकर कसम खाई कि वे जाति की इज्जत बचाने के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट भी है, वो भी आप ज़रूर सुनें। धन्यवाद।